I hope you do. सर हमारे 15 सितंबर से आगे अरे 19 सबके यही आ रहे होंगे ना, सबके दो लोग चैप्टर। मेरे में फिजिक्स के 3 आ रहे हैं। ग्रेविटेशन भी आ रहा है। यस सर 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 फिजिक्स थोड़ा अच्छे से पढ़ा लेना सर मैं अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो सर मेरे को क्लियर नहीं चलो ठीक है, ये इशू करने के बाद ना एक बार रिवाइज कर लेंगे सारे चैप्टर। यस सर सर सबके एग्जाम नहीं हो रहा, सबके सितंबर में ही है ना, है ना? यस सर तो अपने पास टाइम है, मतलब आज क्या तारीख है? आज सर ये मतलब आपको कम से कम हर चैप्टर के 2-2 क्लास मिल जाए। चलो ओके, लास्ट क्लास में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू देखा था। सिंपल परमानेंट जो 3 टाइप के थे, पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, क्लोरेन नहीं, कॉलेन एंड स्क्लेरेंकाइमा। सप्ताह हमने लोकेशन पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ा था, सेल वॉल के बारे में पढ़ा था कि किसकी सेल वॉल सेलुलोज की थी, किसी की पेक्टिन की थी, किसी की लिग्निन की थी, और फंक्शन पढ़े थे कि एक आपके स्टोरेज के काम आता है, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी के काम आता है, तीसरा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, कुछ के सेल्स डेड होते हैं, कुछ के सेल्स लिविंग है। तो जल्दी बुलाया था मैं टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ऐसे अपने डिफरेंसेस लिखे थे सारे। ठीक है, उसके बाद हमने 2 और पढ़ा था, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। याद है? एपिडर्मिस एंड, ये भी आपके प्रोटेक्टिव टिश्यूज थे। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़े थे, ये लास्ट टॉपिक था। आज स्टार्ट करने वाले अपन कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो ये आपके 2 टाइप के होंगे, एक जाइलम और दूसरा, इनको कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे थे अपन? हाँ, मतलब ये भी ग्रुप ऑफ सेल्स तो है, क्योंकि टिश्यूज तो ये भी है ना, तो ग्रुप ऑफ सेल्स तो ये भी है, बट इनके सेल्स अलग अलग टाइप के। इनके सेल्स सारे एक जैसे थे, समझ रहे? इनका फाइबर जैसा, इनका ओवल शेप में, इनका एलोंगेटेड सेल्स, ऐसा अपन पढ़े थे, राइट? बट यहाँ पे सारे सेल्स के शेप और साइज और फंक्शंस अलग अलग। क्लियर है? इसलिए इनका नाम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हेडिंग डाल दिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। हाँ, ओके, लिखना है इसमें नीचे, these are formed these are formed these are formed of two or more than these are formed of two or more than two types of cells. These are formed of two or more than two types of cells. Two or more than two types of cells which coordinate to perform a specific function. Which coordinate to perform a specific function. ये तो टिश्यू का डेफिनेशन हो गया ना, टिश्यू तो यही होते थे ना। बट ये कि टिश्यू अगर एक जैसे सेल से बना है तो वो सिंपल टिश्यू है, और अलग अलग टाइप के सेल से बना है तो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू। नेक्स्ट टाइम लिखना, these form conducting or vascular tissue of plant. These form conducting or vascular tissue of plants. Conducting, और इसको अपन कहते हैं vascular tissue. कंडक्टिंग इसलिए बोल रहे हैं कि यही है ना जो प्लांट्स को
वाटर सप्लाई और फूड सप्लाई करेगा अलग अलग पार्ट्स में, जिनको जरूरत है, जिनको पानी की जरूरत है उनको पानी सप्लाई करेगा, और जिन पार्ट्स को फूड की जरूरत है उनको वो फूड सप्लाई करेगा। ठीक है, एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इट इज जस्ट लाइक आवर ब्लड वेसल्स। ठीक है, टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड आर ऑफ टू टाइप्स। हाँ, वही है कंडक्टिव, अलग वर्ड है उसके लिए बस। और सॉरी क्या लिखे इसके आगे, एंड आर ऑफ टू टाइप्स, एंड आर ऑफ टू टाइप्स, एंड आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट लिखना जाइलम एंड सेकेंड फ्लोएम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इन दोनों के बारे में एक साथ एक पैराग्राफ लिखते हैं, फिर अपन दोनों को अलग अलग लिखेंगे। जाओगे कौन काट रहा है? हाँ, लिखना दोनों के बारे में नीचे। बोथ ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन, both of these are present in, both of these are present in the vascular bundles of roots, vascular bundles of roots, comma stem and leaves. एक साथ पैक्ड है सारे। ठीक है, वेस्कुलर इसलिए बंडल बोल रहा है। एंड ये रूट स्टेम लीफ सब में होगा। रूट्स में, क्योंकि प्लांट्स को पानी तो रूट से ही मिलेगा, ऊपर तक जाएगा जो, और खाना लीफ में ही मिलेगा, तो इसलिए ये हर जगह प्रेजेंट है। राइट, ऐसा बट स्टेमिना लेके जाएगी लीफ तक। ओके, रूट स्टेम एंड leaves and help in conduction of 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 water, comma minerals and food. Water, comma minerals and food. तो वाटर मिनरल जाइलम है एंड फूड फ्लोएम। ठीक है, अपन जब दोनों इंडिविजुअल के बारे में लिखे तब अपन लिख लेंगे, अभी अपन दोनों कंबाइन करके लिखा है। ठीक है, एंड फुल स्टॉप। चलो पहला हेडिंग डाल लो जाइलम, अगला हेडिंग रहेगा आपका जाइलम। इसमें लिखना, इट इज फॉर्म्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। अभी तो कॉम्प्लेक्स है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। फोर टाइप्स ऑफ सेल, नेमली, चारों के नाम लिख रहे हैं, वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम, पेरेन्काइमा and xylem sclerenchyma. ये दो तो नाम सुने सुने लग रहे हैं ना, पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो जाइलम के पास खुद का एक पेरेन्काइमा, खुद का स्क्लेरेन्काइमा। एक स्टोरेज के लिए, पानी को स्टोर भी तो करके रखना है ना, और दूसरा उसको भी मैकेनिकल प्रोटेक्शन की जरूरत है। आपका स्क्लेरेन्काइमा यही तो कर रहा था ना, ये हार्ड और डेड टिश्यूज होते हैं ना स्क्लेरेन्काइमा, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं आपके प्लांट को। ठीक है, हाँ हाँ, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ स्ट्रेन। आप ये समझ लो एक तरह का फोर्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों एक तरह के फोर्स होते हैं पर यूनिट एरिया, प्रेशर जैसे। ठीक है, जैसे आप लोग के ऊपर एक प्रेशर आता है एग्जाम के समय ना,
exam pressure. That is a kind of stress and strain. चलो, तो चारों के नाम लिखिए सब. Vessels, brackets, xylem parenchyma, xylem sclerenchyma, sclerenchyma के ब्रैकेट में ना फाइबर्स भी लिखना. इनको हम फाइबर्स भी बोलते हैं. थ्रेड लाइक. फाइबर्स मतलब थ्रेड जैसे. हाँ, हम वो देखते हैं ना, जो हस्क है वो थ्रेड जैसा होता है पूरा. तो नीचे फंक्शंस लिखते हैं एक एक करके सारे. Brackets and vessels help in. Brackets and vessels help in. Brackets and vessels help in. Brackets and vessels, ये शुरू के जो दो लिखे हैं ना, इन दोनों का आपको हमें पता है. पैरेन्काइमा स्टोरेज, स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ, राइट. ये दोनों का फंक्शन लिख रहा है. ठीक है. तो vessels and brackets help in long distance conduction of water. Help in long distance conduction of water. Brackets and vessels help in long distance conduction of water and minerals. पानी अकेला नहीं जाता ना, क्योंकि पानी में वो मिनरल्स डिसॉल्व होके ऊपर जाते हैं. ठीक है. हम जो भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, हम जो भी मैन्योर डाले हुए हैं, वो सब रूट्स के पास ही है. हम लीव्स में मैन्योर नहीं डालते, राइट. हम कहाँ डालते हैं? रूट्स के पास. फर्टिलाइजर भी हम कहाँ छिड़कते हैं? रूट्स के पास. तो जो भी मिनरल्स होंगे ना आपके फर्टिलाइजर से जो आ रहे होंगे, वो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे. तो पानी नहीं जाता, पानी और मिनरल्स साथ में जाते हैं. इसलिए अपन वाटर प्लस मिनरल को ना सैप बोलते हैं. वाटर प्लस मिनरल इज इक्वल्स टू सैप. साप नहीं ना, सैप. ठीक है. एक सैप मतलब एक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिनरल बोल दो, सैप. और ये सैप ऊपर जा रहा है ना, नीचे से ऊपर जाएगा ना, देखिए रूट्स हमारी नीचे है, लीव्स ऊपर है. ये इस प्रोसेस को अपन कहते हैं एसेंट ऑफ सैप. सैप का ऊपर जाना, एसेंट. ठीक है. एसेंट का मतलब ही होता है ऊपर जाना, प्रोग्रेस करना. ठीक है. क्या लिखे? लॉन्ग डिस्टेंस कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ब्रैकेट में सैप लिखना. सिर्फ सैप लिखो अभी. ठीक है. हाँ, सीड्स की कोटिंग. हाँ, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर नहीं, हर नहीं है. जैसे स्क्लेरेन्काइमा का वो हस्क वाला पार्ट फाइबर जैसा है. बाकी वहां तो आपका एक टफ कोटिंग है सीड में. हमें सीड्स कड़क लगती है ना, आप चबाओगे तो वो कड़क पार्ट होता है. फ्रूट सॉफ्ट पार्ट है, बट उसके सीड जो होते हैं वो कड़क पार्ट होता है. ठीक है. और इनकी सर चलो आगे बढ़े. वाटर प्लस वाटर एंड मिनरल ब्रैकेट में सैप. ठीक है. अपवर्ड, अपवर्ड ब्रैकेट क्लोज करके अपवर्ड. कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट सिस्टम टू वेरियस पार्ट्स ऑफ शूट सिस्टम. फ्रॉम रूट सिस्टम टू वेरियस पार्ट्स ऑफ शूट सिस्टम. फ्रॉम रूट सिस्टम टू वेरियस पार्ट ऑफ शूट सिस्टम. क्या SHOOT शूट सिस्टम. तो वही स्टेम वाला था. वेरियस पार्ट्स ऑफ शूट सिस्टम. ठीक है. ये तो फंक्शन हो गया इन दोनों का. नेक्स्ट टाइम में इन दोनों का फंक्शन भी लिख लेते हैं. पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा का नेक्स्ट टाइम में लिखो. Xylem parenchyma is xylem parenchyma help in storage. Xylem parenchyma help in storage. Help in storage and lateral conduction of water and minerals. Lateral conduction of lateral LATERAL. lateral मतलब साइड वाइज. lateral का मतलब क्या होता है? साइड वाइज.
हमने पढ़ा था ना लैटरल वो मेरिस्टम, वो आपके प्लांट को साइड वाइज से बढ़ा रहा है, मोटा पार्ट। ठीक है। तो लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मतलब ऐसा समझो कि वेसल्स ना, अगर ये आपका स्टेम है, ठीक है, तो वेसल्स ऐसे जा रहे हैं ऊपर पाइप जैसे, एक वेसल हुआ, दूसरा वेसल यहीं से स्टार्ट होगा ना, गैप नहीं होना चाहिए बीच में, वरना पाइप अगर बीच में गैप होगा तो पानी ऊपर तक नहीं जा पाएगा, यहीं से लीक होना चालू कर देगा, राइट। तो ऐसे वेसल्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, तो ये तो सीधा ऊपर जा रहा है। अब यहाँ अगर एक ब्रांच है, यहाँ एक ब्रांच है और यहाँ एक ब्रांच है, तो वहां तक पानी कौन ले जाएगा? ये पैरेंट पाइप, समझ रहे? लैटरल, क्लियर है? तो लैटरल कंडक्शन में हेल्प करते हैं, स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं, दे आल्सो हेल्प इन द लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। ओके, हाँ, कोई टिश्यू ऐसा सुंदर नहीं लेता, कोई इशू ये घूम के जा रहा है, हाँ, ऐसी कोई सुविधा नहीं जाता। नहीं, अलग अलग टाइप के इसके शेप होते हैं, अगर आप लोग अपनी बुक रखे हो ऐसा रखा सर, अलग अलग टाइप के वेसल, एक तो मैंने ऐसे स्पाइरल वाला बताया है ना, एक कुछ इस टाइप का वेसल है, देखो इस डायग्राम को देख लो, यहाँ पे एक ऐसा पाइप है ना, फिर इसके पास एक फिर ऐसा पाइप है, फिर यहां से एक ऐसा पाइप है, मतलब इंटरकनेक्टेड पाइप्स हैं, ट्यूब्स हैं जो पानी को ऊपर चढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग है, कुछ पोर्स वाले भी, ठीक है। तो अल्टीमेटली वेसल्स क्या है आपके? दे आर डेड सेल्स, वो है डेड वेसल्स, क्या है? डेड सेल्स हैं, जिनका काम क्या है? सिर्फ वाटर का कंडक्शन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। चलो आगे क्या लिखे? हेल्प इन स्टोरेज एंड लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स while xylem fibers are dead, xylem fibers are dead cells which are mainly supportive in function, 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 ठीक है। मैकेनिकल स्प्रिंग, सेकंड लिख लो फ्लोएम, ऐसे पानी ऊपर चढ़ता कैसे है? तो अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया ना, नहीं? आपने रूट्स में पानी डाल दिया, वो स्टेम तक ऊपर लीव्स तक जा रहा है, मतलब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना, ग्रेविटी तो डाउनवर्ड्स लगती है, और ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है बिना कोई मोटर लगाए। हमारे घरों में भी पानी बोरिंग से ऊपर छत में जाता है ना, टंकी में, बट उसके लिए हमने नीचे मोटर लगा के रखी हुई है, हम उसे प्रॉपर एक इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं जिससे वो मोटर पानी को ऊपर चढ़ाती है, तो वो तो समझ में आता है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ये पानी ऊपर कैसे जाता है, ठीक है। तो उसका एक फिनोमिना होता है, मतलब वहां पे दो तीन प्रोसेसेस हो रहे हैं आपके। एक तो ये है कि आप जब पानी डालते हो तो पानी पहले रूट्स में जा रहा है, रूट के हेयर्स में जाएगा ऑस्मोसिस से, ऑस्मोसिस होगा पानी के लिए, सॉल्वेंट के लिए ऑस्मोसिस होता है, और डिफ्यूजन गैस के लिए, राइट। तो यहाँ पे आपका जो पानी है ना, ये पहले सेल्स के अंदर जाएगा, रूट सेल्स के अंदर जाएगा, अब पानी डालते जाओगे तो वो ये वाला जो पानी जा रहा है नीचे, ये पहले से प्रेजेंट पानी को धक्का देगा अंदर जाने के लिए, क्योंकि वो तो एक ट्यूब में जा चुका है रूट के, अब आपने और पानी डाला तो वो भी आपके रूट के ट्यूब में घुसना चाहेगा, क्योंकि वही एक पाथ है। तो इसको कहते हैं रूट प्रेशर, इसको क्या बोलेंगे? रूट प्रेशर। पहला थिंग तो हो गया रूट प्रेशर, ठीक है। बट ये रूट प्रेशर, अकेले रूट प्रेशर से पानी ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ?
जहां आपने पानी डालना बंद कर दिया वो रूट प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो रूट प्रेशर एक फैक्टर है, बट इट इज नॉट द एलोन फैक्टर जो पानी को ऊपर तक पहुंचा देगा। दूसरी चीज है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन सुने क्या होता है? ट्रांसपिरेशन वो ट्रांसपोर्टेशन, वो ट्रांसफर हो गई है, ट्रांसपिरेशन है, दोनों में समझ अंतर समझ में नहीं आया। एफ दिख रहा है तो ट्रांसफर, ट्रांसपिरेशन जैसे हमको पसीना आता है ना तो अपन पर्सपिरेशन बोलते हैं, राइट? प्लांट्स को जो पसीना आता है ना वो ट्रांसपिरेशन। पसीना आने का मतलब ये नहीं कि वाकई में पसीना आता है, पसीना आने का मतलब ये कि हमारी बॉडी का एक्सेस वाटर पसीने के फॉर्म में बाहर जाता है, राइट? तो अब उनकी बॉडी में भी तो एक्सेस वाटर होगा ना कभी, तो वो स्टोमेटा से बाहर जाता है। स्टोमेटा ओपन होता है, एक्सेस वाटर स्टोमेटा से बाहर चले जाता है, उसी प्रोसेस को अपन ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्लियर है? अरे ये ट्रांसपिरेशन के कारण तो वाटर वेपर इतना ज्यादा होता है और क्लाउड फॉर्मेशन होता है। हम बोलते हैं ना कि जंगल वाले एरिया में पानी ज्यादा गिरता है, इसका कारण क्या है? रेनफॉल ज्यादा फ्लो होती है क्योंकि वहां पे इतने सारे प्लांट्स है, इतना ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इतना वाटर वेपर बन रहा है और वो जाके कंडेंस होके क्लाउड बन रहे हैं और पानी गिर रहा है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो ट्रांसपिरेशन से क्या हो रहा है? ऊपर का पानी खत्म हो रहा है। ऊपर का पानी क्या हो रहा है? लीफ से हो रहा है। लीफ के नीचे तो होता है ना स्टोमेटा, जैसे अगर ये लीफ है तो लीफ के नीचे स्टोमेटा, beneath the surface, ठीक है? एंड स्टोमेटा आर स्मॉल स्मॉल पोर्स, ठीक है? वो ओपन होंगे तब ट्रांसपिरेशन होगा, वो क्लोज हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन बंद हो जाएगा। जहां उनको लगेगा कि हाँ अब पानी कम पड़ेगा, ज्यादा नुकसान नहीं करना, ज्यादा लॉस नहीं करना पानी का, तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग से ट्रांसपिरेशन होगा। तो क्लियर है? ठीक है, तो एक फैक्टर होगा ट्रांसपिरेशन। इसके कारण ऊपर पानी खत्म हो गया तो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। ऊपर लो प्रेशर, पानी नहीं है, नीचे पानी है, ऊपर पानी नहीं है, ट्रांसपिरेशन हो चुका, नीचे पानी हमने डाला है रूट्स में, ठीक है? तीसरा होता है ट्रांसपिरेशन के कारण ही एक सक्शन पुल जनरेट हुआ। सक्शन पुल का मतलब कैसा? आप कभी कूलर में पानी भरे हो पाइप से, हमने एक जगह पाइप, नल में पाइप फंसा दिया, वहां से नल से पाइप लेके आए, कूलर थोड़ा हाइट पे लगा हुआ है, कूलर यहाँ है, आपका पाइप यहाँ तक आया, नीचे रेंगते हुआ आया पाइप, है ना? और आप पाइप को उठा के यहाँ डालो। अब ये तो ऊपर चढ़ा हुआ, ठीक है ना? यहाँ तक तो पानी नीचे था, हॉरिजॉन्टल सरफेस तो वहां तक तो आ जाएगा पानी। जहां यहाँ ऊपर चढ़ना होगा तो पानी को थोड़ी सी तकलीफ होगी चढ़ने, राइट? तो कई बार ऐसा होता है कि हम पाइप को मुंह में लेते हैं और सक करते हैं, जैसे स्ट्रॉ से पानी पीते हो ना आप लोग। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय सकिंग, खींचना उसको ऊपर। आप इतना जोर से पुल करते हो कि पानी ऊपर चढ़ जाता है, करता है ना? नहीं पियो कभी स्ट्रॉ से पानी, कोल्ड ड्रिंक। तो स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक भी तो ऊपर ही आ रही है ना, वो भी तो अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है। वो क्यों ऊपर आ रही है? क्योंकि आपने एक सक्शन पुल किया, आप खींच रहे हो ना उसको, पुलिंग हो रहा है, राइट? लिक्विड का सरफेस को आप पुल कर रहे हो ऊपर की तरफ। और एक बार अगर वो पुल होके आना चालू हो गया ना, एक बार आपने पाइप को मुंह में लेके पानी सक किया तो पानी जैसे ही ऊपर आना चालू हुआ ना, फिर आप तुरंत उसको कूलर में डाल देते हो, अब वो आता नहीं। उसका कारण है प्लांट का कोहेसिव नेचर। एक तरह का फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स, जो वाटर के एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़े रखता है। मैं ऐसे पानी यहाँ बहा दूं, ऐसे फेंक दूं, ऐसा ना कि एक बूंद जाएगी दूर, फिर दूसरी बूंद रुके रहेगी, फिर दूसरी बूंद बाद में जाएगी, फिर तीसरी बूंद बाद में, ऐसा नहीं होगा ना? पानी एक साथ जाता है। हाँ हाँ, ये पानी के अंदर है। तो मैंने क्या बोला? कुछ और बोला था, प्लांट्स बोल दिया क्या? सॉरी। कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड रहता है, इसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और अगर एक ग्लास में मैं पानी लूं और फिर उस ग्लास को खाली कर दूं तो कुछ पानी के ड्रॉपलेट्स चिपके रहते हैं ना, वो है एडहेसिव फोर्स। वो क्या है? एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव मतलब दो अलग अलग पार्टिकल्स आपस में जुड़े हैं। पानी ग्लास से अटैच है, एडहेसिव। पानी पानी से अटैच है, कोहेसिव। समझ में आ रहा है कि पानी एक बार बस चढ़ना चालू कर दे, फिर वो कूलर में जाता रहेगा पानी, बस एक बार उसको खींचने की देरी है। क्योंकि एक अगर आया तो वो खींच के दूसरे को लाएगा,
दूसरा तीसरा खींचेगा, तीसरा चौथे मॉलिक्यूल खींचेगा, एंड एज पूरा वो आपका वाटर का स्ट्रीम चढ़ना चालू हो जाएगा। समझ रहे? तो बस यही 3 चीजें प्लांट्स में होती है जिसके कारण पानी ऊपर जाए। तो ये जो अपन ने माउथ से सक किया ना, वो ट्रांसपिरेशन के कारण सक्शन पुल हो रहा है, जिसके कारण पानी ऊपर चढ़ता है। ठीक है, रूट प्रेशर तो है ही, वो धक्का दे ही रहा है पानी एक दूसरे को, ये ऊपर खींच रहा है, वो धक्का दे रहा है। ठीक है, और वो पानी एक साथ ऊपर जा रहा है बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स। क्लियर है? इसी प्रोसेस को अपन एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। क्लियर है? चलो फ्लोएम लिखिए हेडिंग। चलो देखो फ्लोएम के बारे में। It is also formed of 4 types of cells. It is also formed of 4 types of cells. It is also formed of 4 types of cells. Namely, इनके भी नाम लिखते हैं चारों के। पहला sieve tube cells. sieve tube cell. sieve मतलब क्या होता है? sieve, हाँ छलनी, मतलब उसमें छोटे छोटे परफोरेशन होते हैं। परफोरेशन मतलब छेद होते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी एक सेल ऐसा ही होता है जिसमें छेद होता है ताकि खाना उसमें से पार होके जा सके। ठीक है, sieve tube cells, कॉमा कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल, कंपेनियन में तो क्या होता है? एक साथी ना, कंपेनियन, कंपनी है ना। आप लोग के मॉरल साइंस में चैप्टर है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हम लोग पढ़ते थे तो उसमें एक चैप्टर था मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ठीक है, हाँ, तो कंपनी कंपेनियन कंपनी से आया ना, मतलब साथी जो हेल्प करेगा ना। ठीक है, तो ये कंपेनियन सेल आपके sieve ट्यूब सेल को हेल्प करेगा। ठीक है, फूड ट्रांसपोर्ट करने में। और बाकी दोनों इसके भी पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जैसे कि जाइलम के पास है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, आगे बढ़े। चारों के फंक्शन लिखते हैं, लिखो नीचे। sieve tube cells are dead just like vessel। वहां का मेन कौन था? वेसल। यहाँ का मेन कौन है? sieve tube cell। sieve tube cells are dead and are placed end to end just like vessel। एक वेसल जैसी खत्म हुआ उसी पॉइंट से दूसरा वेसल स्टार्ट होगा, वरना बीच में पाइप में गैप आ जाएगा ना। तो sieve tube cells are dead and are placed end to end। First up, their end walls are porous। Their end walls are porous so-called sieve plates। So-called sieve plates। So-called sieve plates। कुछ इस टाइप का होगा, मान लीजिए ऐसा कुछ सीव ट्यूब जैसा है। सीव क्यों? क्योंकि उसके एंड वॉल्स में स्लीव्स है, पोर्स है, ताकि वो अगले सीव को खाना पहुंचा सके, कंडक्ट कर सके। ठीक है, their end walls are porous so called sieve plates, comma for the conduction of food
for the conduction of food from leaves to other parts of plant body. लीव्स से जाएगा कि खाना तो लीव्स में ही बन रहा है. From leaves to other parts of plant body. Other parts of plant body. ठीक है, ये काम हो गया सीव सेल का. नेक्स्ट टाइम में लिखना, कंपेनियन सेल्स आर लॉन्ग कॉमा नैरो. Companion cells are long, narrow, and controls functioning of dead sieve tube cells. And controls functioning of dead sieve tube cells. Dead sieve tube cells. Dead sieve tube cells. ये उनको हेल्प करेंगे. ठीक है, अगले लाइन में फ्लोएम पैरेन्काइमा helps in storage. Phloem parenchyma helps in storage. Phloem parenchyma helps in storage and short distance conduction of food. And short distance conduction of food. क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस तो सीव ट्यूब कर ही रहा है. Short distance conduction of food. And last, phloem fibers are dead cells that provide mechanical strength. Are dead cells that provide mechanical strength. Are dead cells that provide mechanical strength. Dead cells that provide mechanical strength. Clear है? हाँ, ये आपका फ्लोएम हो गया और इसके साथ अपना प्लांट टिश्यूज खत्म होता है. कंपेनियन सेल्स लिविंग है कि डेड? ये लिविंग, कंपेनियन सेल्स लिविंग है और आपके वो जो शुरू में थे सीव ट्यूब वो डेड है. पैरेन्काइमा डेड है, पैरेन्काइमा लिविंग. ठीक है, चलो ये आपका प्लांट टिश्यू खत्म हुआ. नेक्स्ट में डाल लेना एनिमल टिश्यूज. एनिमल टिश्यूज, इसका चार्ट बना लेते हैं, है ना, और देखते हैं अगर टाइम बचेगा तो अपन स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास से अपन एनिमल टिश्यू चालू करेंगे. एनिमल टिश्यूज, ये चार टाइप के होते हैं. सबसे पहला है एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू. सेकेंड मस्कुलर टिश्यू. तीसरा कनेक्टिव टिश्यू. एंड चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्वस टिश्यू. यही तो टिश्यू है जो उनको और प्लांट्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है. उनके पास नहीं है नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. हमारे पास है. बाकी इस टाइप के टिश्यूज तो आप प्लांट से भी कंपेयर कर सकते हो कि हाँ ये जैसे प्लांट में है हमारे में. ठीक है, जैसे हमारा एपिथेलियल टिश्यू प्लांट के लिए क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस, उनकी टॉप लेयर हमारी स्किन, एपिथेलियल टिश्यू. उनके लिए कनेक्टिव टिश्यू के वेस्कुलर बंडल्स हो जाएंगे, जाइलम एंड फ्लोएम. और मस्कुलर टिश्यू उनके लिए जैसे पैरेन्काइमा जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, हमारा मसल्स भी हमारे मूवमेंट प्रोवाइड करता है ना. तो आपका स्टेम हवा के कारण मूव हो रहा है और वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है. दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पैरेन्काइमा. हमारे भी मसल्स टिश्यूज के कारण ही हमारी बॉडी का मूवमेंट हो पा रहा है. अगर मसल्स नहीं होते तो हमारी बॉडी का कहीं कोई भी पार्ट मूव नहीं कर पाता. बोन्स मूवमेंट नहीं करते हैं, बोन्स तो खुद मसल्स के साथ अटैच्ड है और मसल्स उनको मूव करवा रहा है. तो ये हाथ मैंने मूव किया जस्ट बिकॉज वहां के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हुए, सिकुड़े,
खुले, उसके कारण हम ये मूवमेंट कर पा रहे हैं। इनफैक्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी जो मस्कुलर है, जैसे हार्ट, लंग्स, स्टमक, ये सब मस्कुलर पार्ट है ना बॉडी के, जिसमें कहीं बोन्स नहीं है। तो हार्ट आपका पंप करता है, राइट? दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। सिकुड़ के वो ब्लड को बहुत प्रेशर से भेजता है ताकि ब्लड हर बॉडी सेल्स तक पहुंच सके, राइट? और रिलैक्स होके वो पूरा ब्लड एक साथ पहले लेता है। लंग्स उसको पूरा प्योर ब्लड देगा और वो एक साथ सिकुड़ेगा और पूरा का पूरा ब्लड एक बार में आपके बॉडी सेल्स तक चला जाएगा, ठीक है? और जब वापस आएगा ना ब्लड, तो वो इम्प्योर होके आएगा। जब गया था तो ऑक्सीजन लेके गया था, ऑक्सीजन लेके गया तो दे के आएगा वापस, और जब वापस आएगा तो खाली हाथ वापस नहीं आएगा। खाली हाथ नहीं आते ना वापस। हम कभी किसी घर में कुछ बेचते हैं, डब्बा में कुछ भेज भर के आने वाली आने का चीज, तो लौट के डब्बा खाली नहीं आता कभी, है ना? कुछ ना कुछ भर के भेजते हैं सामने वाले में। कर्टसी मतलब क्या बोलते हैं, व्यवहार, है ना? तो यहाँ भी वही चीज है। ब्लड जाएगा ऑक्सीजन लेके गया ऑक्सीजन, तो सेल्स को खाली हाथ नहीं भेजेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देके भेजेंगे। इसी को अपन इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। फिर ये ब्लड, इम्प्योर ब्लड जाएगा लंग्स के पास, क्योंकि ऑक्सीजन तो लंग्स के पास ही आ रहा है ना, ये लंग्स को देगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो खाली हाथ वो भी वापस नहीं आएगा, तो लंग्स उसको ऑक्सीजन देगा। समझ रहे हैं ना? लेन देन, दो जगह लेन देन हुआ। लंग्स में लेन देन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया, ऑक्सीजन लिया गया, और सेल्स के पास लेन देन हुआ, ऑक्सीजन दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया, और ला के दे दिए लंग्स को, लंग्स से कर दिया बाहर, एक्सेल। समझ रहे? तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करते हैं। तो हार्ट एक मस्कुलर टिश्यू है जो पंप कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, जिसके कारण मूवमेंट हो रहा है। तो हमारे हर बॉडी पार्ट का मूवमेंट मसल्स के कारण ही होता है, ठीक है? तो मस्कुलर टिश्यू है। It is just like parenchyma of plants, ठीक है? बस एक नर्वस टिश्यू है जो प्लांट से किसी भी टिश्यू को आप नर्वस टिश्यू से कंपेयर नहीं कर सकते। उसको कर सकते हैं क्या? इसको वेसल को क्यों? वो तो कंडक्ट कर रहा है ना, उसको तो अपन ब्लड वेसल से कंपेयर करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू से। जैसे हमारे आर्टरीज और वेन्स होते हैं, वैसे उनके जाइलम और फ्लोएम। नर्वस टिश्यू का मतलब है कि ब्रेन। प्लांट सोच सकता है कि कुछ नहीं ना, हम सोच सकते हैं बिकॉज वी हैव गॉट ब्रेन्स, राइट? तो एक एक करके सबके टाइप भी देखे। अगर बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू बहुत टाइप के पड़ेंगे। जैसे एक कनेक्टिव टिश्यू होता है आपका बोन है ना, कनेक्टिव टिश्यू। इट फॉर्म्स द होल स्केलेटन ऑफ आवर बॉडी, राइट? बोन्स के जैसा एक और है जो स्केलेटन बनाता है, बट कई कई जगह पे ही, वो है कार्टिलेज। जैसे कान, है ना, कान में बोन्स नहीं है, कान में क्या है? कार्टिलेज, जो कि फ्लेक्सिबल होती है। बोन्स आर नॉट फ्लेक्सिबल ना। आप ये वाली इस यहाँ से यहाँ तक की बोन को फ्लेक्सिबल मतलब मोड़ नहीं सकते। हाँ, यहाँ मोड़ पा रहे बिकॉज ये तो जॉइंट है ना, राइट? यहाँ पे बोन आपकी दो पार्ट में ब्रेक हुई है पहले से, बट यहाँ से लेके यहाँ तक वाले पार्ट को आप ऐसे मोड़ नहीं सकते। समझ में क्या बोल रहा हूँ? ठीक है? तो बोन्स आर नॉट फ्लेक्सिबल बट कार्टिलेज आर फ्लेक्सिबल, ठीक है? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव क्योंकि ये आपके बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? इसके अलावा ये तो हो गए आपके हार्ड वाले कनेक्टिव टिश्यू, जो हार्ड है ना। एक होते हैं थोड़े से सेमी फ्लूइड टाइप, मतलब ना ही एकदम हार्ड है ना एकदम लिक्विड है, बीच के, ठीक है? तो उसमें एक एग्जांपल है आपका टेंडन। टेंडन क्या होता है? ये वो मस्कुलर टिश्यू, सॉरी, ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन को मसल से जोड़ता है। तभी तो मसल्स बोन को मूव करवा पा रहे हैं ना। तो हमारे मसल्स बोन से जुड़े हुए हैं टू दिस कनेक्टिव टिश्यू टेंडन। और ऐसा ही एक और कनेक्टिव टिश्यू है लिगामेंट। लिगामेंट को सुने होंगे, वो बोन और बोन को जोड़ता है। जहां आपके दो बोन्स होंगे ना, जैसे एक आपके घुटनों में लिगामेंट होता है, क्योंकि हमारा एक बोन यहां से लेके घुटने तक गया है,
और फिर घुटने के नीचे से एक दूसरा बोन स्टार्ट होता है, तो अपन घुटने मोड़ पा रहे हैं ना, तो एक, हाँ वही चीज यहाँ पे भी, जहां दो बोन्स होंगे ना वहां पे लिगामेंट होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन, तो ये B2B है और ये B2M, समझ रहे हो, बोन टू मसल, बोन टू बोन, है ना क्लियर? उसके अलावा एक होता है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू ये आपके पैकिंग टिश्यूज होते हैं, जैसे एक ऑर्गन और दूसरा ऑर्गन, इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस होगी तो उसमें कुछ पैकिंग होगी। हाँ एग्जैक्टली लाइक पैरेंकाइमा की भी पैकिंग हो रही थी ना, तो ये आपके कुछ पैकिंग वाले टिश्यूज होते हैं, एरियोलर टिश्यूज। और एक होता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज का मतलब होता है फैट, चर्बी, वो भी एक तरह का टिश्यू है, और फैट होना जरूरी है हमारी बॉडी में। एक्सेस फैट लीड्स टू ओबेसिटी, बट फैट होना चाहिए, ठीक है? क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये हमारी बॉडी को ना शॉक से बचाता है। फैट एक तरह का इंसुलेटर, ठीक है? क्या है? जैसे कंडक्टर होते हैं ना, कंडक्टर का काम क्या होता है, वो कंडक्ट करते हैं, राइट? एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट, बिजली या फिर हीट, दोनों, ठीक है? तो ये आपके इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स करते हैं पर कम करते हैं, ये तो करता ही नहीं है, इसलिए इंसुलेटर, समझ रहे हैं? तो ये एक तरह का इंसुलेटर है। कुछ बोलते हैं जैसे कि कुछ लोग जो मोटे होते हैं उनको अपन बोलते हैं जैसे ठंडी है और उन्होंने स्वेटर नहीं पहन के रखा है तो उसको मोटी चमड़ी है तो ठंडी नहीं लगेगी। उसका कारण है कि वो एक्सेस फैट इज एक्टिंग लाइक अ इंसुलेटर, और वो उनको उतनी ज्यादा ठंड महसूस होने नहीं दे रहा फैट। क्लियर है? तो फैट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर। उसके बाद ये तो हो गए आपके सेमी फ्लूइड वाले चारों। दो और होते हैं, एक होता है ब्लड, वो लिक्विड हो गया ना, मतलब कनेक्टिव टिश्यू तीन टाइप के हैं, हार्ड, सॉफ्ट और फ्लूइड। ब्लड और एक लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं अपन लिम्फ। दो टाइप के फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में। ब्लड रेड कलर फ्लूइड है और लिम्फ आपका व्हाइटिश येलो, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। उसमें क्या नहीं होता? आरबीसी नहीं होता। मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी सुने? ब्लड आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, प्लाज्मा और सेल्स। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है जिसमें पानी है, जिसमें ग्लूकोज है, जिसमें और भी सारे मिनरल्स हैं, और उसी प्लाज्मा में सेल्स फ्लोट करते हैं। कौन से टाइप के सेल्स है? तीन सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये आरबीसी ही है जो खून को रेड रंग दे रहा है, राइट? रेड कलर दे रहा है, और ये व्हाइटिश येलोइश है, मतलब इसके पास आरबीसी नहीं है। क्लियर है? बाकी एक एक का फंक्शन अपन और पढ़ेंगे जब अपन ब्लड को पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है? एंड लिम्फ आप बोल सकते हो ब्लड माइनस आरबीसी, आरबीसी नहीं है इसके पास, ठीक है? तो ये बात होगी कनेक्टिव टिश्यू की। हाँ, एक कान में है, ट्रैकिया में है, हाँ नाक में है, आपके फिंगर्स में भी कहीं कहीं पे रहता है कार्टिलेज, ठीक है? मस्कुलर टिश्यू, अगला टिश्यू आपका मस्कुलर टिश्यू। ये आपके तीन टाइप के होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रेटेड मसल्स, एक होता है अनस्ट्रेटेड, या इसको स्मूथ भी बोलते हैं, स्मूथ मसल्स, और तीसरा होता है कार्डियन, ठीक है? अब देखो मसल्स तो हर जगह है बॉडी में, है ना? जहां बोन्स है वहां भी मसल है और जहां बोन नहीं है वहां तो मसल ही है। क्या बोल रहा हूं? तो हम मसल्स तीन टाइप के बोलने का क्या मतलब है? कुछ मसल्स ऐसे हैं जो मैं अपनी मर्जी से हिलाता हूँ, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, राइट? भाई मैं हिलाना चाह रहा हूँ हाथ को तो मैं हिलाऊंगा, अब मैं नहीं हिलाना चाह रहा हूँ तो नहीं हिलाऊंगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये मेरे विल पे है, मेरी मर्जी पे डिपेंड करेगा, ठीक है? बट अभी मेरे मर्जी पे हार्ट काम कर रहा है क्या? नहीं ना। मैं बोलूँ कि रुक जा थोड़ी देर के लिए, रेस्ट कर ले, तो नहीं मानेगा वो, राइट? क्योंकि वो जानता है वो रेस्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है? तो वो एक रेस्टलेस मसल है, ठीक है? वो कभी रेस्ट नहीं करेगा। आपका स्टमक, मैं बोलूँ रुक जा अभी अभी डाइजेस्ट मत कर खाना, थोड़ी देर बाद डाइजेस्ट कर, तो नहीं मानेगा वो मेरी बात। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये ऐसे मसल्स है जो मेरी बात नहीं सुनेंगे।
स्टमक रुक जाएगा। देखो खाना अंदर गया है तो वो अपने आप अपना मैकेनिकल चर्निंग स्टार्ट कर देगा मसल्स, उसके मूवमेंट को अपन पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। अगर स्टमक अपना मूवमेंट बंद कर देगा खाना आगे नहीं बढ़ेगा। इनके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से ही ना खाना आगे बढ़ता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मतलब होता है एक वेव जैसा मूवमेंट अंदर होता रहता है, बट वो बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं होता कि आपको पता चले कि वो हिल रहा है, सब पकड़ रहता है, इतना नहीं होता, पर वो इतना है कि खाने को आगे बढ़ाता है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय तक खाना पेट में रहेगा, तब तक वो एक स्पिंचर होता है। स्पिंचर मतलब एक एक वॉल्व जैसा है जो स्टमक के बाहर, मतलब स्टमक के आउटर साइड में होगा, जहां बाहर निकलना होगा, गेट जैसा। जैसे मैं ये गेट बंद कर दूं कि 1 घंटे तक कोई बाहर नहीं जाएगा, है ना, बस वैसा ही वो उसके पास एक स्पिंचर होता है स्टमक के पास। कुछ घंटों तक खाना पेट में रहेगा ताकि खाना डाइजेस्ट हो सके, और फिर वो स्पिंचर ओपन हो जाएगा और वो खाना इंटेस्टाइन में चला जाएगा। सुनने के बाद हाँ तो रुकेगा ना, हमेशा खाना करता रहेगा। कैसे रुकेगा? हाथ डाल कैसे, है ना? तो ये ऐसे मसल्स है ना जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट वाले मसल्स, स्टमक हो गया, जितने भी हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन्स है ना, उसके मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। ये जो 3 मसल्स है ना, उसमें स्ट्रेटेड मसल्स वाले हमारी विल पे काम करते हैं, दे वर्क ऑन आवर विल, इसलिए इनको अपन वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब अपने आप, वॉलंटरी मतलब क्या होता है, अपने आप। जो बोलते हैं ना कि आप लोग के स्कूल में कुछ इवेंट होता है तो कौन कौन वॉलंटियर बनेगा, ऐसा पूछते हैं ना, है ना। आज एनुअल फंक्शन है तो कौन कौन वॉलंटियर बनेगा बताओ, तो आप लोग अपने मर्जी से खड़े होते हैं, सर हम बनेंगे वॉलंटियर, क्योंकि आप लोग को अच्छा लगता है तो काम करना, है ना। हाँ भाई, क्लास ऐसी कोई भी हाथ नहीं उठा रहे, हम ढीठ क्लास है, हम नहीं काम करेंगे, तब फिर वो टीचर को जबरदस्ती उठाना पड़ता है कि हाँ चलो तुम हो, समझ गए। तो वॉलंटियर्स नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वो अपनी मर्जी से आके काम करते हैं, किसी के फोर्स से काम नहीं करते हैं, ठीक है, किसी के दबाव में आके काम नहीं करते। ओके, तो स्ट्रेटेड मसल आपके बिल वाले हैं, अनस्ट्रेटेड मसल आपके बिल वाले नहीं है। तो ये वाले जो मसल है ना स्ट्रेटेड वाले, ये आपके हाथ पैर में होंगे क्योंकि यही हमारे कंट्रोल में है, ये नेक पे होंगे, ठीक है, राइट। ये वाले जो मसल्स हैं जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन है एक्सेप्ट हार्ट, हार्ट का खुद का एक्सक्लूसिव एक मसल है, कार्डियक। एक्सक्लूसिव मतलब उसी के पास है। आता ना कभी जैसे कोई दुकान में कोई कलेक्शन आता है नया कपड़ों का, तो एक्सक्लूसिव कलेक्शन, तो ये वाला कपड़ा और कहीं नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिव उसका मतलब होता है। तो वैसे ही कार्डियक मसल हार्ट का एक एक्सक्लूसिव मसल है जो हार्ट में है, तभी तो उसका नाम भी कार्डियक है। कार्डियोलॉजिस्ट सुने ना, जो हार्ट, छाती नहीं हार्ट ठीक करने, ठीक है, वो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो हार्ट डिसीज के बारे में उनको ट्रीट करेंगे, ठीक है। जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी वाले होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन वाले होते हैं, तो वैसे ही कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्म एपिडर्मिस स्किन, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो कार्डियक इसलिए वर्ड आया क्योंकि हार्ट से रिलेटेड वर्ड को अपन कार्डियक बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो ये वाला मसल हार्ट के लिए है, ये वाला मसल वर्किंग में हार्ट जैसा ही है, मतलब बिना थके, बिना आपकी मर्जी के काम करेगा, है ना। बट इन दोनों में थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस होता है बस, बाकी फंक्शन दोनों के इनवॉलंटरी ही है, आपके कंट्रोल में नहीं, ठीक है। सर कार्डियक तो सिर्फ हार्ट ही है ना, ठीक है। अगला एपिथेलियल टिश्यू, ये आपका स्किन वाला पार्ट है, और जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है ना उसके इनर लाइनिंग में भी ये टिश्यू होते हैं। जैसे माउथ में जो ऊपर की लाइनिंग है वहां जो टिश्यू है वो एपिथेलियल टिश्यू, कवरिंग, ना कि बाहर का कवरिंग है। इनफैक्ट अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है उनको भी अंदर से वो कवर करके रखता है, ठीक है। कई जगह ये वाले जो टिश्यूज है ये एक तरह के ग्लैंड की तरह काम करते हैं। ग्लैंड जैसे स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, सरफेस से ही होता है ना, ये जो भी सेक्रीशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, सरफेस से ही हो, सरफेस में ही हो रहा है। तो ये जो सेल्स हैं आपके, ये सारे सरफेस में ही, अपर सरफेस, ठीक है।
तो ये आपके एपिथेलियल टिश्यू है। और लास्ट है नर्वस टिश्यू, इसमें अपन न्यूरॉन्स पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स मतलब नर्व सेल। इस टाइप का होता है ना नर्व सेल, देखे कभी? ठीक है सर, बहुत बड़ा एक लाइन हो जाएगा। दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। सर एक डब्बा भी रहता है नीचे। डब्बा नहीं रहता है, वो उसका एंडिंग है। और यहाँ से ब्रांचेस निकली रहती है, ये आपके नर्व सेल्स, ठीक है। तो ये वो होते हैं जो आपके हर सेंस ऑर्गन का मैसेज स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। अगर ये हमारी बॉडी में नहीं होंगे ना, तो मैं आपको अगर झापड़ भी मार दूंगा तो आपको पेन नहीं होगा, मतलब मैं आपको चिमटी काटूं तो आपको पेन नहीं होगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपके सारे सेंस ऑर्गन्स में कनेक्टेड है। आपको दिखेगा भी नहीं, आपको दिखेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आंखों में लास्ट पॉइंट ना ऑप्टिक नर्व होता है, इसको नर्व सेल ही बोलते हैं या न्यूरॉन बोलते हैं। तो वो ऑप्टिक नर्व ही आपके आंखों के सिग्नल को, यानी कि लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके ब्रेन तक ले जा रही है। मैंने आज आपको देखा, कल आपको देखूंगा तो पहचान होगा ना कि हाँ एक काव्य है, क्योंकि मेरी मेमोरी में स्टोर हो गया ना कि एक काव्य ऐसा दिखता है। पर अगर वो मेमोरी वाला पार्ट काम नहीं कर रहा है, वो नर्व काम नहीं करे, तो कल भी देखूंगा तो हाँ ये है, कौन नहीं पता, क्योंकि वो कनेक्शन टूट गया, ठीक है। पैरालिसिस में आ गई, आपके नर्व सेल्स जो है ना वो काम करने बंद कर देते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, तो आपको वहां पे कुछ फीलिंग नहीं होती। आप सेल को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप, जो टाइम होते हैं कि डिवाइन नाम से नहीं। तो रीजन से ब्लाइंड हो सकते हैं लोग, या तो उनका रेटिना खराब हो गया होगा। रेटिना मतलब जहां पे इमेज बनती है, आप कांच टूट जाएगा तो नहीं देख पाओगे ना अपने आप को, बस वैसे ही कुछ है। रेटिना खराब तो इमेज नहीं दिखेगी, या तो वो ऑप्टिक नर्व खराब हो जाएगी तो भी आपको नहीं दिखेगा। दोनों ही आपको विजुअल इंपेयरमेंट कॉज करेंगे, रेटिना खराब होना या फिर नर्व ऑप्टिक नर्व खराब होना, ठीक है। हाँ मतलब एक्चुअली वो पार्ट सुन कर देता है, मतलब वो नर्व सेल्स वहां पे काम करने बंद देते हैं फॉर सम टाइम, ठीक है। सर ठीक है, मरेगा नहीं, दर्द होगा, मरेगा नहीं क्या? क्यों मरेगा? तो क्या एनेस्थीसिया लेके मार देते हैं क्या उसको थोड़ी देर के लिए? अभी भी जिंदा है ना वो, सुन कर दी, मतलब उस एरिया में उसको कुछ फीलिंग नहीं होगी। और फीलिंग किस किस की होगी? पेन की, पेन का फीलिंग नहीं होगा, समझ रहे हो? कुछ टाइमर रहते हैं क्या टाइमर? मतलब अलग अलग टाइप के मतलब होते हैं ना, आप डोज के हिसाब से है, आप डोज कम लोगे तो वो कम देर के लिए होगा, ज्यादा डोज होगा आपको डिपेंड करेगा ना कि आपका ऑपरेशन, आपकी सर्जरी किस टाइप की है। एक मेजर सर्जरी है तो आपको उस हिसाब से आपको डोज दिया जाएगा एनेस्थीसिया का। एनेस्थीसिया के अलग डॉक्टर्स होते हैं ना, उसकी अलग साइंस है, क्योंकि एनेस्थीसिया कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो कम ज्यादा हो गया या गलत जगह लग गया तो भी वो आपको लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम देता है, ठीक है। ज्यादा कम से नहीं, सही जगह जाना चाहिए, ठीक है। और कहीं डाल दिए तो क्या होगा? हाँ तो तभी तो उसकी अलग पढ़ाई होती है ना भाई, एमबीबीएस करने के बाद अलग अलग फील्ड्स होती है ना। कुछ लोग जो एमडी बोलते हैं अपन, मास्टर्स, जो एमबीबीएस की है वो तो आपके मतलब ये समझ लीजिए कि उन्होंने सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री की है, बट वो भी आके एक स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं। तो कुछ एनेस्थीसिया वाले फील्ड में जाते हैं, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं, कुछ आपके न्यूरोलॉजिस्ट बनते हैं, कुछ नेफ्रोलॉजिस्ट बनते हैं, तो अलग अलग फील्ड जाती है, ठीक है। चलो ठीक है, यही एंड करते हैं अपन। नेक्स्ट क्लास में अपन ये वाले पार्ट को आगे बढ़ाएंगे एक एक करके ना, चारों